और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी इसलिए है कि आज सीएसएस स्पेशल का रिजल्ट आया है। गो के इम्तिहान हुए काफ़ी अरसा हो गया था, और रिजल्ट का इंतजार करते करते आई आफ्टर अबाउट समथिंग लाइक 14 मंथ्स। और बहुत से स्टूडेंट्स पास हुए हैं मेरे, और उनके मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के और शुक्रिया के और क्रेडिट के और सारा कुछ। सो आज एक अजीब खुशी का सा माहौल जो है वो बना हुआ है। सो ऐसे माहौल में स्पेशली एक नया बैच शुरू करना जो है वो बड़ा एक मज़ेदार काम है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द एस्पायरेंट्स जो लोग पास हुए सीएसएस स्पेशल में। सीएसएस स्पेशल बाद लोगों को मालूम ही नहीं है। एक अलग से एग्जाम जो था एपीएससी ने ऑर्गेनाइज किया था 2023 में। कुछ एक्स्ट्रा सीट्स जो कि बच गई हुई थी स्पेशल कोटा की, केपी के कुछ सीट्स थी, उसके अलावा पंजाब की माइनॉरिटीज़ की थी, सिंध की और बलूचिस्तान की और फाटा की। तो उसके ऊपर जो था वो स्पेशल एग्जाम हुआ था। ये जो रेगुलर एग्जाम होता है उसके अलावा एग्जामिनेशन था, इसमें सीट्स भी थी अलग ज़्यादा थी। और तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पास हुए हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की मुबारकबाद के मैसेजेस का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो जिस तरह से इन लोगों की खुशखबरी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोगों की भी कामयाबी की खुशी की खबरी खुशखबरी जो है, खबर जो है, वो भी आइंदा आने वाले एस्पायरेंट्स को भी मैं पहुंचाने के काबिल होऊंगा। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? चैट को हिलाएं जरा थोड़ा सा, चैट को चलाएं जरा थोड़ा सा, इंशाल्लाह। ठीक है ना? ये भी स्टूडेंट्स जो जिनके आज जो पास हुए हैं, ये भी इसी तरह से आपकी तरह पहले दिन जो थे वो इसी तरह से उन्होंने ये वाला लेक्चर जो था अटेंड किया था ओरिएंटेशन का। और काफ़ी सारे ऑनलाइन के मेरे स्टूडेंट्स थे, और कुछ मेरे इवेल्युएशन जो प्राइवेटली जो मैं अलग से जो करता हूँ उसके स्टूडेंट्स थे। और मैं अभी यही समझा रहा था, काफ़ी सारे नाम तो अलग अलग याद नहीं रहते। अब्दुल जाहिर मेरा एक स्टूडेंट था, और उसको मैं बता रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा डरते थे ऐसे से, और बार बार तुम एक ही कहते थे कि नहीं सर फलाने ये कहा है, फलाने ये कहा है, फलाने ये कहा है, तो मैं क्या करूँ। तो कंफ्यूज हो जाते थे। देख लो आप पास होके बैठे हुए हो। बेशुमार नाम है इस वक्त। तो आई एम स्पेशली ग्लैड राइट नाउ कि इस सक्सेस के बैकग्राउंड के साथ आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू बैच ऑफ एस ए 145। जहाँ तक इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, बाज लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा मेरे सामने आए हैं, इफ्तिखार सोमरो बेशुमार स्टूडेंट्स हैं सिंध से भी। और नाम इस वक्त जो है वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन लिस्ट मैंने पूरी देखी है डेफिनेटली उसमें से। एज फार एज माई नेम इज कंसर्न, डॉक्टर आरिफ जावेद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप ये नाम देख के ही जाहिर है इस ओरिएंटेशन मीटिंग में आए हैं। थोड़ा सा मैं जिक्र अपने एक्सपीरियंस का और क्वालिफिकेशन का ज़रूर किया करता हूँ कि माई मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इज़ फ्रॉम यूके, फ्रॉम लंकास्टर यूनिवर्सिटी। और ये दूसरा मास्टर्स था। पहला एम इंग्लिश जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से था, लेकिन वो चूंकि लिटरेचर में था और मुझे मालूम था कि फ्यूचर जो है वो सारा लिंग्विस्टिक्स का है। सो एज आई प्रोसीडेड टू यूके इन 1999, मैंने दोबारा मास्टर्स किया इसके अंदर लिंग्विस्टिक्स में। और यूके में फिर मुझे मौका मिला क्रिएटिव राइटिंग, जिसका मुझे हमेशा से बड़ा शौक था प्रॉपरली पढ़ने का। तो क्रिएटिव राइटिंग फिर मैंने 1.5 साल का डिप्लोमा वहाँ से किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से। और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऐसे राइटिंग की है। सो ये एक बड़ी यूनिक क्वालिफिकेशन मुझे मेरे पास है, जिसकी वजह से आई क्वालिफाई टू टीच दीज कोर्सेज फॉर सी एस 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 ए एंड पी एम एस एस एज वेल। कि मेरे पास जिस तरीके से मैंने पढ़ाना है वो टेक्निकली साउंड मेथड्स हैं। ये सिर्फ ऐसे मेथड्स नहीं हैं कि यहाँ से सुन लिया वहां से सुन लिया, ऐसे के अंदर क्या चीज़ चलती है क्या चीज़ नहीं चलती, नहीं, प्रॉपरली हम प्रॉपरली क्वालिफाइड है। और तीसरी चीज़ जो आपके शायद काम की होगी वो मेरी पीएचडी लिंग्विस्टिक्स के अलावा जो तीसरी चीज़ जो आपकी है वो सिर्फ और सिर्फ
टीचर की हैसियत से नहीं है, मैं एग्जामिनर की हैसियत से पढ़ाता हूँ। और एग्जामिनर की हैसियत से मुझे ये मालूम होता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी एसए में एग्जामिनर्स मार्क्स देते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मार्क्स कटते हैं। सो आई हैव टू सेव यू फ्रॉम मेकिंग दोज मिस्टेक्स which normally students are making, as parents are making and failing in the essay. And I have to give you those techniques and I have to train you in those methods and techniques by which you can score very high. इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जैसे कि हमेशा जब लोग सीएसए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से जब भी जैसे अभी ये क्वेश्चन आ रहा है शिब शोएब जमाली की तरफ से दैट आई डोंट हैव नॉलेज देन हाउ कैन आई राइट एसे फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, काइंडली रिप्लाई। और थैंक यू ईमान जहरा, नाइस टू मीट यू ऑन दिस ऑनलाइन मीटिंग। नॉलेज मसला ये आपने बिल्कुल सही, शोएब जमाली बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ज्यादातर लोग यही समझ रहे होते हैं कि एसे इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, और यहीं पे वो मेन गलती है, जो यही गलती है जो बेसिकली हर स्टूडेंट हर एस्पायरेंट कर रहा होता है, दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। बेटा टेस्ट ऑफ नॉलेज अगर हमने करना हो तो हमारा आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमारे पास और 10-11 पेपर्स हैं, हमारे पास और बेशुमार मेथड्स हैं जिनके जरिए हम आपका नॉलेज जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। essay इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। सबसे पहली चीज जो आपके नोट करने वाली है, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सीरीज। essay किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आप लिख रहे, essay इज अ टॉपिक जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो अपनी ये करेक्शन करें कि मुझे नॉलेज चाहिए बहुत ज्यादा जिसके जरिए मैं ऐसे लिख सकूं। नॉलेज यकीनन चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा, इनकार नहीं कर रहा इसके साथ, नॉलेज चाहिए, लेकिन मेनली जो चीज चाहिए वो इसका मेथड है, टेक्निक है डिस्कशन की। सो सबसे पहले आपको ये चीज नोट करने वाली जरूरत है दैट ऐसे इज अ डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, दे आर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन डिस्कशन। आपके पास इंफॉर्मेशन पहले होती है, उसके बाद उसके ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, यानी नॉलेज पहले आएगा और फिर नॉलेज को डिस्कस करना किया जाएगा। जबकि ऐसे में ये चीज 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। आप पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उस डिस्कशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस डिस्कशन के पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप जो है अपने पॉइंट्स को इंफॉर्मेशन के जरिए उसको साबित करेंगे। ज्यादातर लोग डरते ही इस चीज से हैं कि मटेरियल जो है वो हमारे पास 3 आवर्स बैठ के हम मटेरियल कैसे लिखेंगे, हम इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, हम नॉलेज जो है इतना ज्यादा कहाँ से आएगा कि हम नॉलेज ही जो है, कोई शख्स 3 घंटे बैठ के नॉलेज नहीं लिख सकता। आप किसी भी बड़े से बड़े स्कॉलर को भी ले आए, वो किसी एक टॉपिक के ऊपर बैठ के सिर्फ नॉलेज नहीं लिख सकता। ऐसे इज बेसिकली डिस्कशन, और ये आपने सीखनी है, बेसिकली इसके मेथड सीखने हैं। My specialization, my specialty in teaching essay and why so many of my students pass is that I teach the methodology. ये जरा नोट करने वाली चीज है कि ऐसे बेसिकली मेथोडोलॉजी पर डिपेंड करती है, टेक्निक पर डिपेंड करती है कि ऐसे राइटिंग की जो टेक्निक है वो सीखनी होती है, और यही वो सारी चीजें हैं जो आगे चल के मैं सारी बयान कर रहा हूं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर इसके अंदर फेलिंग रेशो बहुत ज़्यादा हाई है ऐसे के अंदर। तो ये ज़रा मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ये लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ अपडेटेड नॉलेज है कि ऐसे सबसे ज़्यादा फेल हो रही है सीएसएस में। नो, इट्स नॉट द ऐसे, इट्स द प्रेसी पेपर। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है जो सीएसएस में पिछले 3-4 साल से सबसे ज़्यादा फेल होने वाला सब्जेक्ट बन गया है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान अफेयर्स, तीसरे नंबर पे इस्लामियात, ऐसे तो चौथे नंबर पे चला गया है जो मोस्ट फेलिंग सब्जेक्ट्स। आमतौर पे यही कहा जाता है ना कि मोस्ट फेलिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का ऐसे है। नो, इट इज नॉट। आप रिजल्ट उठा के देखें, 2023 का रिजल्ट उठा के देखें, 2022 का, 21 का, द मोस्ट फेलिंग सब्जेक्ट इज इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, प्रेसी
ऐसे नहीं है, ऐसे में लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि मेथोडोलॉजी, क्योंकि अब मेथड जो है वो लोगों ने लर्न किया है, और अब जो है वो ज्यादा लोग इसके अंदर जो है वो पास हो रहे हैं। सो अपना ये जो फियर है, सबसे पहला जो फियर है ना आपका, कि जी ऐसे सारे लोग फेल हो जाते हैं, या ये जो कहा जाता है जी वो सिर्फ उतने लोगों को पास करते हैं जितने लोगों को उन्होंने पास करना होता है सीएसएस के अंदर, ये बात गलत है। ऐसे काफी ज्यादा लोग पास हो रहे हैं, 7 8 900 लोग पास हो रहे हैं ऐसे के अंदर, 1000 तक, 1100 तक लोग पास हो रहे हैं ऐसे के अंदर। आपके बाकी सब्जेक्ट, डरना है तो उनसे डरें। डरना है तो प्रेस एंड कॉम्पोजिशन के पेपर से डरो, डरना है तो पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिया से डरो, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट फेलियर है इस वक्त। ओके, नॉट डी एस से। जी बेटा, अगर आप मुझे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो मैं आपके इस क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकता ना। मैं इस वक्त आपके क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकता, पहले जरा थोड़ा सा सुन लें कि व्हाट डू आई हैव टू से, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट, बट फर्स्ट लेट मी डिलीवर समथिंग एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वालेकुम सलाम। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एफपीएससी का सिलेबस होता है। पाकिस्तान में फेलियर की ऐसे के अंदर मेन रीजन ये है कि लोगों ने सिलेबस को जो है वो बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। जो एफपीएससी, जो आपकी एग्जामिनिंग बॉडी है, उसने जो कुछ कहा है सिलेबस में, उसकी परवाह नहीं करते। और जो शख्स भी एसए के बारे में जो कुछ भी कह रहा है, उन सब की सुनते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? आपका एग्जामिनेशन किसी एकेडमी ने तो नहीं लेना, आपका एग्जामिनेशन किसी एक टीचर ने तो नहीं लेना, आपका एग्जामिनेशन एक एफपीएससी ने लेना। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनेंगे, या कि आप उन लोगों की बात सुनेंगे जो डिफरेंट बातें जो है वो आपको ऐसे के बारे में सुना रहे हैं। स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक? आप सारे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, आप सबको पता है सिलेबस की क्या अहमियत है। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? कैन यू शेयर विद मी? डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सिलेबस? ओके राहिला, शानजा, कामरान, मुनज़्ज़ा, अयाज, आयशा, शाज़ेब, उमे फरवा, हसनैन, हुसैन। नहीं नईमा, मैं इस्लामिक स्टडीज या पाक स्टडीज में रेशो क्यों इंक्रीज कर रही है? मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ऐसे है, हम इस वक्त ऐसे के लिए आए हैं, हम उसके लिए उसके पीछे तो नहीं जाएंगे। सईद अनलीम, शुएब जमाली। So FPSC, the syllabus is the backbone of every examination. Shoaib, well said. So first of all, I will take you to the syllabus of the organization FPSC. और ये वही सिलेबस है जो कि ऑलरेडी एफपीएससी की वेबसाइट से भी अवेलेबल है। दिस इज द लास्ट रिवीजन 2016। इसके बाद अभी तक इसकी रिवीजन कोई नहीं आई। आप में से जो कह रहे हैं कि 2024 में 2 एसेस करनी होगी, बेटा अगर 2 एसेस करनी है तो अभी तक हुसैन, अभी तक मेंशन तो नहीं किया गया। एफपीएससी अपने सिलेबस की जो रिवीजन है वो वेल इन टाइम इन्फॉर्म करता है। तो ये वाला सिलेबस अभी तक तो यही चल रहा है, अभी तक सिलेबस जो है वो चेंज होने का तो कोई उसका वो नहीं आया, उसका इंफॉर्मेशन नहीं आई। सो 2016 से आपका सिलेबस जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दिस इज द लास्ट रिवीजन। बहुत से लोग कहते हैं कि एफपीएससी ने सिलेबस का तो, एसए का तो सिलेबस ही कोई नहीं दिया हुआ। उन लोगों को दिखाने के लिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये पेज नंबर 4 के ऊपर नोट कर लें। पेज नंबर 4 पे ये एसए का सिलेबस जो है आपके सामने मौजूद है। ये एफपीएससी का वही सिलेबस है, उसके पेज नंबर 4 पे एसए का सिलेबस मौजूद है। जब ये दिखाएं
तो कहते हैं ओ नहीं जी, ये तो छोटा सा लिखा हुआ है, 2.5 लाइनों से हमें क्या समझ आती है कि इसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एफपीएससी अपनी तमाम जो इंफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ जो होता है वो बड़े कंसाइज फॉर्म में और बड़े आर्टिकुलेट अंदाज में लिखता है। अगर हमें इन 2.5 लाइनों को पढ़ना नहीं आता तो इसमें एफपीएससी का कसूर तो नहीं है। उन्होंने तो अपनी डिटेल बयान, सारी सारी बात जो है वो डिटेल से बयान की हुई है। सो लेट्स रीड इट इन डिटेल। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर एसेज इन इंग्लिश। नहीं, वन ही लिखनी होती है। आगे मैं आपको एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस भी दिखाता हूँ। ए वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। स्टूडेंट्स, मैं एक मिथ जरा यहाँ पे ब्रेक करूंगा जो बड़ी कॉमन है। मुझे आप बताइएगा स्टूडेंट्स कि एफपीएससी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सीएसएस करने के लिए। एफपीएससी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सीएसएस करने के लिए? क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बैचलर्स, बीएस, बीए, ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, बीए। ओके, 14 years of education, 16 bachelors. Right, thank you for answering me. Right, graduation, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं डॉक्टर आयशा, बीएससी भी हो सकती है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आयशा मलिक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट में बैचलर्स होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए? ईमान ज़हरा, कहीं लिखा हुआ है बीएस इंग्लिश? एनी सब्जेक्ट, एनी, नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, राइट? ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, किरण बगा। देर आर नो रिस्ट्रिक्शन, रोमाना, यस। ठीक है ना स्टूडेंट्स? एनी सब्जेक्ट, व्हाट मैटर्स इज द ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट डजंट मैटर। ओके, अब ये आप कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एफपीएससी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो आपकी, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी अगर आपने आईआर पढ़ा हो तो आपको सीएसएस जो है वो आसान हो जाता है, या अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ है या पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, या अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, बीएस इंग्लिश या एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो आपके लिए सीएसएस आसान हो जाता है। कहते हैं ना लोग, क्या ख्याल है, सुनो, लोग कहते हैं ना ये कि अगर आपकी आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हुई है तो आपके लिए सीएसएस जो है वो आसान हो जाता है। माय क्वेश्चन इज कि अगर आईआर पढ़े हुए लोगों के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने वालों के लिए या ह्यूमैनिटीज पढ़ने वालों के लिए सीएसएस आसान हो जाता है, तो सारे आईआर पढ़े हुए लोग सीएसएस क्यों नहीं कर जाते फिर? सारे एमए इंग्लिश किए हुए लोग सीएसएस पास क्यों नहीं कर जाते? सो द आंसर इज कि आप इससे पहले जो कुछ पढ़ के आए हुए हैं, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का, आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि आप फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। what you do from now onwards, from here onwards, that is what matters. हम आपको क्या देंगे? ए वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। आपको जो ऐसे के लिए लिखने के लिए जो चॉइस टॉपिक्स दी जाएगी वो वाइड चॉइस होगी, और उसमें से आप अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी का टॉपिक जरूर कोई ना कोई जो है वो निकल आएगा। सो ये मिथ्स जो है, ये जो आपने सुनी हुई है, ये मैं जरा वो एक एक करके ब्रेक कर रहा हूं। ओके, लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. कुछ चीजें मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे पहली बात। अब मैं इसका लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, लफ्जी तर्जुमा नहीं दे रहा, मैं इसका लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, मैं इसका जो
इसकी इंटरप्रिटेशन जो मैं करूंगा कॉम्प्रिहेंसिव की, इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि नो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, लिख लें जरा इसको, नो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, नो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। Mazib Said, this lecture has three parts. In the first part, I gave my introduction. In the second part, I'm going to discuss the FPSC syllabus and the examiner's instructions. And in the third part, I'm going to show how my study plan covers all the things which are required by the FPSC syllabus and the examiner's instructions. These are the three parts of this meeting today. Okay, Mazib? ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद है नो जनरलाइज स्टेटमेंट। नो जनरलाइज स्टेटमेंट से मुराद ये होती है कि जनरल किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि जी दुनिया में हर तरफ जो है वो इसराइल की मुखालफत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दिस इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट। क्या दुनिया में हर तरफ इसकी मुखालफत की जा रही है? व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? नो। Mazeb Said, I have answered your question in detail. Will you acknowledge that, please? दुनिया में हर तरफ तो नहीं। अच्छा, अगर आप उनसे पूछेंगे, लोगों से आप पूछेंगे कि अच्छा भाई कहाँ दुनिया में हर तरफ किया जा रहा है, तो लोग कहेंगे और नहीं जी हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है। और सीएसएस के कैंडिडेट की बात में फर्क होना चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एस्पायरेंट, वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट फॉर सीएसएस कि इसकी बात में और हर कोई, क्योंकि हर कोई में अनएजुकेटेड लोग भी शामिल हैं, इलिटरेट लोग भी शामिल हैं, या जो लोग न्यूज पढ़ के अपने व्यू पॉइंट बनाते हैं वो लोग भी शामिल हैं। सो दैट इज वाई कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद है कि आप सिर्फ वही बात करेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं और डिटेल से जानते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। और दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करूंगा, दैट इज रिसर्च बेस्ड नॉलेज। रिसर्च बेस्ड नॉलेज, इसके बारे में स्टूडेंट्स दो चीजें जरा नोट कीजिएगा। रिसर्च बेस्ड से मुराद हमारी ये है कि नंबर वन, अपडेटेड नॉलेज। अपडेटेड नॉलेज। अब जब हम अपडेटेड नॉलेज से कहते हैं तो इससे मुराद ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो स्टेटिस्टिक्स उसके या फैक्ट्स जो हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए, वो लेटेस्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा अक्टूबर 2024 में मेंशन कर रहा है द ऑनगोइंग वॉर्स इन द वर्ल्ड, और उसमें वो रशिया यूक्रेन वॉर तक आके रुक जाता है और गाजा पैलेस्टाइन का जिक्र ही नहीं करता, या इसराइल पैलेस्टाइन का जिक्र नहीं करता, या इसराइल लेबनान का या सीरिया का जिक्र नहीं करता, तो दैट इज नॉट अपडेटेड, बिकॉज दीज आर ऑल्सो ऑनगोइंग वॉर्स इन द वर्ल्ड। मैंने स्पेसिफिकली कहा अक्टूबर या नवंबर 2024। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं 2023 की, तो तब तक शायद ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं था हुआ, तो आप रशिया यूक्रेन जिक्र कर सकते हैं। रिसर्च बेस्ड नॉलेज, एक तो ये कि अपडेटेड नॉलेज, पाकिस्तान के बारे में आपके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए। रिसर्च बेस्ड नॉलेज नंबर वन। मैंने कहा दो चीजें। नंबर टू, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज, आप ये भी बताएंगे कि आपका नॉलेज जो है उसका सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है उसका भी आप जिक्र करेंगे। नाउ इसके ऊपर हम डिटेल से बाद में जाएंगे। मैं अभी आपको अपना स्टडी प्लान दिखाता हूं, तो उसके अंदर जब रिसर्च बेस्ड राइटिंग का जो लेक्चर आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 3, उस वक्त हम जाएंगे कि रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है उसको हमने राइटिंग कैसे करनी है लेक्चर के अंदर, अपनी ऐसे के अंदर। सो ये दो चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक।
कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. इसके अंदर मैं हाईलाइट करूंगा तीन चीजें. नंबर वन, आर्टिकुलेशन. अगेन आई वुड से कि मैं आपको इसका लफ्जी मतलब नहीं दे रहा, इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं. आर्टिकुलेशन से हमारी मुराद है ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन. जरा नोट कर लें प्लीज, ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन. ऐसे में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे कैंडिडेट्स की, वो ये है कि आप अपनी जो डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे की, उसकी प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से पेश की जा रही है. स्ट्रक्चर उसका जो है आपने किस तरीके से, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ऐसे, सो आर्टिकुलेट किस तरीके से आपने अपने आइडियाज को किया पैराग्राफ्स के अंदर, पूरी ऐसे के अंदर, और ये सारा कुछ. बाय एक्सप्रेशन वी मीन यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. एक्सप्रेशन से मुराद है आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी सी जरा डिटेल में जाऊंगा. हमारे यहाँ ये कहा जाता है और स्टूडेंट्स को डराया जाता है इस तरीके से कि जी सीएसएस में आपकी इंग्लिश बहुत हाई फाई किस्म की होनी चाहिए और बड़ी टफ किस्म की वोकैबुलरी आपको यूज करनी चाहिए, बड़ी हाई कैलिबर किस्म के फ्लॉवरी किस्म का एक्सप्रेशन होना चाहिए, और ये और वो सारा कुछ. ये बातें बिल्कुल गलत हैं. व्हाट वी एक्चुअली नीड इज टेक्निकली करेक्ट इंग्लिश. आप ग्रामेटिकली लिख लें, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. जब हम ग्रामेटिकली करेक्ट कहते हैं तो उसके अंदर फिर सारी चीजें आ जाती हैं. नोबडी इज आस्किंग यू, कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई आप बहुत टफ किस्म की वोकैबुलरी जो है वो यूज करें. और ग्रामर को ठीक करने के लिए, अच्छी ग्रामर के लिए एफपीएससी ने कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स जो है वो भी दी हुई हैं. वो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा. ये लिस्ट जो है बुक्स की वो भी दी हुई है. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. इनमें से मैं जो रिकमेंड किया करता हूँ, आप में से जो बिगिनर्स हैं जिनको इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम पेश आती है, उसके लिए इंग्लिश ग्रामर इन यूज, और ये रेमंड मर्फी की बुक है बिगिनर्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमंड मर्फी की. ये रिकमेंड की करता हूँ. और जिनकी इंग्लिश जरा बेहतर है और वो अपने एक्सप्रेशन को मजीद पॉलिश करना चाहते हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्टोन, ये दो बुक्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ. ये यूज करें अपनी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए, लर्निंग के लिए. सम ऑफ द बेस्ट बुक्स. शोएब जमाली, अब अगर आप मुझे बुक्स के नाम लिखना शुरू करेंगे ना बेटा, कि फलां कैसी है फलां कैसी है, तो दुनिया में तो हजारों बुक्स हैं. मैं तो चलूंगा जो एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई है. आप अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर बाय क्वर्क एंड ग्रीनबॉम, बड़ी जबरदस्त बुक है ये भी, लेकिन ये जरा लिंग्विस्टिक्स में चली जाती है. ये आमतौर पे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता. द फर्स्ट टू बुक्स आई वुड रिकमेंड. ओके स्टूडेंट्स, रेमंड मर्फी की बुक जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज. राइट. अच्छा जी, हम वापस आते हैं ऐसे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है. एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग. टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल से मुराद है स्ट्रक्चर ऑफ द एसे. इंग्लिश में ऐसे राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं. एक्सपोजिटरी स्टाइल है, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, एनालिटिकल है. डिफरेंट स्टाइल्स हैं. रिफ्लेक्टिव है. डिफरेंट स्टाइल्स हैं. सो टॉपिक को देख के हमें पता चलता है कि किस स्टाइल का टॉपिक है, और फिर वो वाला स्टाइल जो है राइटिंग का, वो स्ट्रक्चर ऐसे का जो है वो हमने यूज करना होता है. जी स्टूडेंट्स, ये पांच चीजें क्लियर हो गई हैं. और मैं एज एन एग्जामिनर आपको विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ये बता सकता हूं
कि हम एसे के अंदर ये 5 चीजें ही चेक कर रहे होते हैं। वी आर एक्चुअली चेकिंग ओनली दीज 5 थिंग्स। डिस्कोर्स आगे चल के आता है, मोहम्मद आजम आगे चल के आता है। वी आर चेकिंग बेसिकली दीज 5 थिंग्स इन दी ऐसे पेपर। इसी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसको आगे चल के मार्क्स में आपको दिखाता हूँ, मार्क्स के डिवीजन, और उनको भी आपको जो है वो आ, पता चलेगा। राइट नाउ थर्ड, इसी इसी का जो पार्ट है वो है एग्जामिनर की। जी काजिम, आपका मैसेज बेटा मुझे पहुंच गया है। काजिम, यू आर राइटिंग मैसेजेस आर नॉट शोइंग इन माय आईडी ऑफ अदर मेंबर्स। ये जो ओपन मीटिंग होती है इसमें आपके मैसेजेस सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट को नजर आते हैं। जी नईमा, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर, स्टाइल स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन मेथड पे आ रहा हूँ। अब ये एग्जामिनर ने उसको मजीद डिटेल में गया है ना। नाउ लेट्स कम टू दी एग्जामिनर्स इंस्ट्रक्शंस। ये तो सिलेबस था। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर आपका पेपर जो है ऐसे का इस तरह से होता है, और इसके अंदर 10 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिसमें से यू आर गोइंग टू राइट ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स फॉर 100 मार्क्स। एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली चीज है टू मेक एन आउटलाइन। सबसे पहली चीज है टू मेक एन आउटलाइन। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये आउटलाइन लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? आउटलाइन की जरूरत ही नहीं है। एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। अब एग्जामिनर ने क्लियर कर दिया कि कॉम्प्रिहेंसिव एसे लिखनी है, और इसने साथ ही साथ नंबर ऑफ वर्ड्स भी दे दिया कि 2500 to 3000 वर्ड्स की एसे आपने लिखनी है। अब उसमें डिटेल पूरी जो है वो बयान कर दी है। 2500 to 3000 वर्ड्स मिनिमम इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। 2500, मैक्सिमम 3000। 3000 से ज्यादा 3 आवर्स में लिखे नहीं जा सकते ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। एग्जामिनर ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एक ही ऐसे लिखनी है। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्स से मुराद होती है एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन है चाहे वो स्पोकन है, डिस्कोर्स से मुराद ये है। अब डिस्कोर्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जिनमें एक्सपोजिशन आती है, यानी एक्सपोजिटरी एसे, आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेटिव एसे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव एसे, एंड नरेशन, नैरेटिव एसे। अब एग्जामिनर ने आपको सिलेबस में क्या कहा गया था? सिलेबस में क्या कहा था? टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल। उसने स्पेसिफाई नहीं था किया। एग्जामिनर ने आपका काम आसान कर दिया है। एग्जामिनर ने आपको आसान कर दिया है कि आपको ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं, ये कोई आर्गुमेंटेटिव होगा, कोई एक्सपोजिटरी है, और कोई इसमें से डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव है। उसके मुताबिक आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करें। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने वही जो आर्टिकुलेशन की बात हमने की थी, ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चर, रेलिवेंस, आपका मटेरियल किस हद तक यानी कंटेंट आपका जो है वो रेलिवेंट किस हद तक है, एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी आइडियाज की भी है, क्लैरिटी लैंग्वेज की भी है। यहां से स्टूडेंट्स आप 3 चीजें नोट करेंगे जरा प्लीज। 3 चीजें नोट करेंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है स्ट्रक्चर, रेलिवेंस कंटेंट, और क्लैरिटी से मुराद है लैंग्वेज। आपने 3 चीजें नोट की, स्ट्रक्चर, रेलिवेंस से मुराद है कंटेंट, और क्लैरिटी से मुराद है लैंग्वेज। जी मोहम्मद आजम, ये सारे डिस्कोर्सेज एक ऐसे के अंदर यूज नहीं हो सकते। इसके बारे में बड़ी गलतफहमियां आजकल फैलाई जा रही हैं, और वो ऐसे के फेल होने की वजह बन रही हैं। ये हर ऐसे के अंदर एक ही डिस्कोर्स यूज हो सकता है। अगर आप एक्सपोजिशन कर रहे हैं तो फिर सारी ऐसे एक्सपोजिटरी होगी। अगर आप आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं तो सारी ऐसे आर्गुमेंटेटिव होगी। डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन पूरी ऐसे एक ही स्टाइल में लिखी जा सकती है। ऐसे के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स यूज इकट्ठे नहीं हो सकते। और जो लोग कहते हैं हो सकते हैं, उनको मैं हमेशा चैलेंज किया करता हूं, मुझे कोई ऐसे दिखा दें जिसके अंदर आपने एक्सपोजिशन भी की हो, आर्गुमेंटेशन भी की हो, डिस्क्रिप्शन भी और नरेशन भी, और मुझे जवाब कभी कोई नहीं मिलता उनकी तरफ से।
शाइस्ता जबीन, एक्सपोजिटरी ऐसे बेटा कोर्स के अंदर मैं अभी जब आपको कोर्स की डिटेल्स दिखाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होती है। एक्सपोजिटरी की डिटेल्स में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सॉरी। सिलेबस वाला और एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस वाला, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये ईमान ज़हरा, ये आज का बेटा काम नहीं है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जो हैं वो मैं कोर्स के अंदर डिस्कस किया करता हूँ। उसके लिए मेरे मॉक्स के जो एग्जाम्स हैं वो देख लिया करें, वो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, मोहम्मद आजम, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। यस रेहान ब्रोही, पैसिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लैंग्वेज की पाबंदी देखें, जब आप 2500 वर्ड लिख रहे हैं ना, 12-15 पेजेस लिख रहे हैं, तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि पैसिव वॉइस नहीं लिखनी। सर 4 क्वेश्चंस को काइंडली एक्सप्लेन कर दें। नईमा, कौन से क्वेश्चन बेटा। पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, मान चाह रहा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का डिफरेंट है उसकी रिक्वायरमेंट। नईमा, कौन से 4 क्वेश्चंस। जी शानजा सैयद, ऐसे थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ऐसे में फर्स्ट या सेकंड पर्सन यूज नहीं होता। ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, सर ऐसे के टॉपिक्स की तैयारी कैसे करें, स्टूडेंट्स को कैसे पता कौन से 10 ऐसे आएंगे। नहीं रेहान, ये तो बेटा कभी भी पता नहीं होता। ये तो सरासर बहुत बड़ी गलती होती है कि जी 10 ऐसे तैयार करके चले जाएं, क्योंकि ऐसे का टॉपिक कभी भी प्रिडिक्ट नहीं होता। अगर वो 10 ऐसे आएंगे उनमें से एक रट्टा लगा के चले जाएं, इसीलिए तो इतने ज्यादा लोग फेल होते हैं। यस अता काकड़, ऐसेस की थीम वाइज तैयारी होती है, थीम्स को प्रिपेयर करना होता है। यस एग्जैक्टली, मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है वो इसी चीज के ऊपर है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये जो 100 मार्क्स हैं, शाइस्ता जबीन ऐसे एनालिसिस आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। सरफराज, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल जो है वो एग्जामिनर ने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सपोजिशन, अगर टॉपिक एक्सपोजिटरी है तो आप एक्सपोजिटरी ऐसे लिखेंगे। अगर आर्गुमेंटेशन आर्गुमेंटेटिव है तो आर्गुमेंटेटिव लिखेंगे। अगर टॉपिक डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव है तो आप उसके मुताबिक लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन और नरेशन, इन दोनों एसेस को मिला के मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कहता हूँ, क्योंकि आगे चल के मेरे कोर्स में आपको जो नजर आएगा वो उसको एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का नाम मैंने दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आर यू इंटरेस्टेड कि ये 100 मार्क्स का ब्रेकडाउन किस तरह होता है। 100 मार्क्स को हम ब्रेकडाउन, एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से 100 मार्क्स, बाद लोग कहते हैं कि पूरे 100 मार्क्स में से इकट्ठे 100 मार्क्स दिए जाते हैं। नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि इकट्ठे 100 मार्क्स जो है उसमें से दिए जाए। सो लेट मी शेयर विद यू हाउ CSS essay is marked from a CSS examiner's point of view. ओके, हम ऐसे को 4 ब्रॉड एरियाज में डिवाइड करते हैं। नहीं डॉक्टर आयशा, एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर आर्गुमेंटेशन की गुंजाइश नहीं निकलती। ये ऐसे ही है, मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि बिरयानी के ऊपर गाजर का हलवा डाल के खाने की कोशिश की जाए। गाजर का हलवा एक अलग चीज है, बिरयानी एक अलग चीज है। मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ। हमारे लोग कहते हैं नहीं, दोनों चीजें इकट्ठी करके खाओ। ओके स्टूडेंट्स, we divide 100 marks into 4 broad areas of assessment.
जिसमें से तीन आप ऑलरेडी जानते हैं: कंटेंट, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर। I will add one more area of assessment, and that is coherence. ऐसे को हम इन चार मेन क्राइटेरिया के ऊपर असेस करते हैं। कोहेरेंस से मुराद है कि हाउ थिंग्स आर यूनाइटेड, हाउ पैराग्राफ्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर, विद इन पैराग्राफ्स कोहेरेंस कैसी है, कोहेरेंस एंड कोहेजन। मार्क्स की डिवीजन इस तरह से है कि कंटेंट गेट्स 40% वेटेज, language gets 25% weightage, structure gets 20% weightage, and coherence gets 15%, out of which 40% is the magical figure for passing minimum. अब एक चीज नोट कर लें कि यू हैव टू स्कोर इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। अब बाज लोग समझते हैं कि अगर मटेरियल को, कंटेंट से मुराद है मटेरियल, कि अगर मटेरियल को रटा लगाया हुआ है, हम सिर्फ कंटेंट लिख के आ जाएं तो 40% मार्क्स तो हमें उसके मिल जाएंगे। तो जनाब आप लिखेंगे किस लैंग्वेज में? नहीं, आपको लैंग्वेज के भी मार्क्स 25% उसमें भी स्कोर करना है। अब बहुत से लोगों के पास लैंग्वेज भी अच्छी होती है, कंटेंट भी अच्छा होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर की परवाह नहीं करते। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बाजों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत फ्लुएंट है, कंटेंट भी है, मटेरियल भी है, लेकिन फिर भी ऐसे में फेल हो जाते हैं। वाई? वो स्ट्रक्चर की परवाह नहीं करते। ना वो एक्सपोजिटरी की परवाह करते हैं, ना आर्गुमेंटेटिव की करते हैं, ना एब्स्ट्रैक्ट की करते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। बाजुकात ये तीनों चीजें हैं लोगों के काम में, कंटेंट भी है, लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चर भी है, लेकिन कोहेरेंस नहीं है। ऐसे के पैराग्राफ्स आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। कोई पैराग्राफ गवर्नेंस के ऊपर जा रहा है, कोई इकोनॉमी पे जा रहा है, कोई सोसाइटी पे जा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, कोई इकोनॉमी पे जा रहा है, कोई किसी चीज, कोई एनवायरनमेंट पे लिखा है। आपस में कोई सीक्वेंस ही कोई नहीं, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है ऐसे के अंदर, जिसकी वजह से कोहेरेंस आती है। That is why it is very important to learn all these things one by one. इसकी डिटेल्स आगे मौजूद हैं, वो कि मैं इस वक्त वो बयान नहीं करूंगा। कंटेंट में हम कौन सी चीज़ें असेस कर रहे होते हैं, लैंग्वेज के अंदर हम कौन सी चीज़ें असेस कर रहे होते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर हम किन किन चीज़ों को ला रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोहेरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सारी स्किल्स हैं जो एक एक करके लर्न करने वाली हैं। और फिर इन सब का मार्क्स का फर्दर ब्रेकडाउन भी है। कंटेंट के अंदर हम मार्क्स की किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस में किन किन चीज़ों को देखा जा रहा है, कितने कितने नंबर हैं हर चीज़ के। और अगर आप इस पूरे इस स्लाइड को गौर से देखें तो आपको ये महसूस होगा कि ये सारी स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स हैं। दैट इज वाई मेरा मैसेज हमेशा होता है स्टूडेंट्स कि गो फॉर द स्किल, नॉट जस्ट द कंटेंट। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ कंटेंट को रट्टा लगा के ऐसे की जा सकती है, यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। बिल्कुल नहीं। स्किल जो है ऐसे राइटिंग की, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैंने जिक्र की हैं, ये सारी आपको सीखने की जरूरत है। अब ये सारा, ये मैं डिटेल में नहीं गया, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो जो है वो बना के रख दिया हुआ है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोग आप में से ऑलरेडी जानते भी होंगे, कॉस्मोस, डॉक्टर आरिफ जावेद कॉस्मोस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और इसका मैं लिंक आपको जो है वो चैट में दे देता हूँ। इसके वीडियोस में आप जाएंगे तो आपको ये सी एस 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 ए मार्किंग क्राइटेरिया, ये जो वीडियो है ये वाला आपको मिल जाएगा। सी एस 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 ए मार्किंग क्राइटेरिया, ये आपको पूरा वीडियो जो है इसके ऊपर मौजूद है। दिस इज हार्डली फॉर अबाउट 16-17 मिनट्स। ये एक दफ़ा देख लें तो आपको पूरी ऐसे की समझ आ जाती है कि किस तरह से। सो ये मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ इस वक्त। जी, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड, क्योंकि इसके ऊपर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा सी एस एस से रिलेटेड, और ये सारा क्वालिटी मटेरियल है।
मैंने इसके ऊपर जो है वो आई एम वेरी केयरफुल दैट ओनली क्वालिटी मटेरियल शुड गो ऑन माय चैनल। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट। फालतू की चीजें नहीं को आपको मिलेंगी। शाहजेब, माय माय ब्रांड नेम इज कॉस्मोस। हर कोई किसी का को ब्रांड होता है, मेरा ब्रांड नेम इज कॉस्मोस। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका लिंक भेजा है, देखिएगा। और जब आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको महसूस होगा माय माइंड इज अ होल यूनिवर्स। यू विल फाइंड various items in this about various things. So it's a whole universe जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए क्रिएट की हुई है। सारा कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता क्योंकि आप इस वक्त ऐसे के कोर्स के लिए आए हैं। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा इसका यूट्यूब का चैनल जो है इसका लिंक दोबारा भेज देता हूँ। सब्सक्राइब करना हो तो अभी कर लें आप। ओके, क्या कहा करते हैं साथ वो? सब्सक्राइब करें और बेल क्या है, क्या कहना होता है साथ? बेल का बटन भी बेल बेल आइकॉन का साथ दबाएं। लोगों ने वगैरह रटा होता है। तो मुझे वो नहीं पता कि क्या करना होता है, और मैं खुद कभी बेल आइकॉन नहीं मिला। प्रेस द बेल आइकन, यस, वगैरह वगैरह। ओके, सो डू सब्सक्राइब इट। जी, जी हाँ, ये वाला यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन दिस। All right, and now we come to the last item of this free lecture, and that is my course details study plan, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ स्टडी प्लान के ऊपर, कि जब तक टीचर के पास प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है, इस सारे सिलेबस को मैंने अपने कोर्स में पढ़ाना किस तरह से है। आई एम गोइंग टू हैव, दिस इज अ 1 month कोर्स, आई एम गोइंग टू हैव 20 lectures विद यू, लेकिन आमतौर पे ज़्यादा भी हो जाते हैं। आई ऑलवेज स्टार्ट विद पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि ऐसे सारी जो है वो उसके अंदर होती है। जी जाहिद वजीर, थैंक यू। हादिया, थैंक यू। ऐसे सारी पैराग्राफ राइटिंग में होती है, पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। सो सबसे पहली स्किल जो कल से हम स्टार्ट करेंगे, आज आपकी ओरिएंटेशन मीटिंग है, कल से डे 1 जो है स्टार्ट होगा, पैराग्राफ राइटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा मेथड ये है टीचिंग का कि डेली मैंने आपको होमवर्क देना है और डेली इवेल्युएशन है। ये असाइनमेंट से मुराद है डेली इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आपके कोर्स के अंदर शामिल है डेली बेसिस पे। 40 मिनट्स हम होमवर्क की इवेल्युएशन करते हैं, असाइनमेंट की, और फिर उसके बाद लेक्चर होता है। सो पैराग्राफ राइटिंग, आपको होमवर्क मिलेगा पैराग्राफ का, नेक्स्ट डे हमने उसकी इवेल्युएशन करनी है। ये है डेटा कलेक्शन, लेक्चर नंबर 2। आप जो कह रहे हैं ना मटेरियल कलेक्ट करना, मटेरियल कैसे कलेक्ट होगा, तो मटेरियल जो है वो बेसिकली लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमने फैक्ट बुक बनानी होती है, मटेरियल किस तरह कलेक्ट करना होता है। ओके, उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया था रिसर्च बेस्ड राइटिंग है, तो रिसर्च बेस्ड राइटिंग हमने सीखनी है, ये आपको सिखाई जाएगी। और फिर हम पैराग्राफ लिखेंगे रिसर्च के साथ, रेफरेंस के साथ। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेज आपने ऑलरेडी देख लिया, एग्जामिनर ने टाइप्स ऑफ एसेज मांगी हुई हैं। हमने तीनों टाइप्स के एसेज अलग अलग सीखनी है। उसके बाद होमवर्क मिलेगा उसके ऊपर। फिर मैंने तीनों टाइप्स के, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एसेज। जी किरण बगा, इसकी क्लासेस जूम पे होती हैं। टॉपिक सेगमेंटेशन हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले एक्सपोजिटरी एसे के लेक्चर्स हैं, यहाँ तो वैसे 2-3 मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आमतौर पे मैं 3-4 लेक्चर्स दे देता हूँ। आर्गुमेंटेटिव ऐसे उसके बाद सीखेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऐसे सीखेंगे, और उसके बाद कोहेरेंस के लिए अलग से मेरा पैराग्राफ लिंकिंग का मेथड है। उसके बाद ऐसे के जो बाकी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, क्रंच पैराग्राफ और कंक्लूजन। और उसके बाद पूरा फुल ऐसे जो है लिखवानी, एक्सपोजिटरी की, आर्गुमेंटेटिव की और एब्स्ट्रैक्ट की। इस कोर्स में इवेल्युएशन ऑफ 3 फुल एसेज इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जब हम ये वाली वर्कशॉप्स करेंगे तो यहाँ टॉपिक्स के अंदर जो आप आउटलाइन लिखेंगे उनके ऊपर आपने 3 एसेज लिखनी है, जो कि 1 मंथ के अंदर अंदर सबमिट करवानी होती है ग्रुप में, और वो फिर मैंने सबमिट करनी होती है। एक चीज़ जो यहाँ पे नोटेड नहीं है, वो एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप भी है।
एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप ही है। शुएब जमाली, हमने टॉपिक्स बेटा रोजाना प्रैक्टिस करने होते हैं। हमने टॉपिक्स रोजाना प्रैक्टिस करने होते हैं। इसके अंदर इतने ज्यादा टॉपिक्स प्रैक्टिस होंगे ना कि आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मसलन यहाँ पे मैंने जब एक्सपोजिटरी करना है तो मैंने कोई एक टॉपिक तो नहीं लेना। इसके अंदर हम 10-12 टॉपिक्स प्रैक्टिस करते हैं। आर्गुमेंटेटिव जब करना है इसके अंदर भी हम 10-12 टॉपिक्स करते हैं। इवेल्युएशन अता काकड़, ये देखे ना असाइनमेंट क्या है, ये रोजाना इवेल्युएशन है। ये रोजाना इवेल्युएशन है। और आखिर में आपकी 3 फुल एसेस जो हैं उनकी भी इवेल्युएशन है। साथ एंगेज किए हुए हैं। और आप जो जो स्किल मुझसे सीख के आगे चलते जाएंगे, ये सारा होमवर्क मैं खुद चेक करता हूँ। लेकिन चूंकि आपको स्किल्स की प्रैक्टिस की जरूरत होगी, सो एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप में आपने ये सारी स्किल्स साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस वहां से जो है वो चेकिंग करवाते रहनी। जी सेशन आज पहला दिन है मदीहा फातिमा, कल से पहला लेक्चर है इसका। इवेल्युएशन डेली बेसिस पे है, अतः कोई क्लास जो है वो उसके बगैर खाली नहीं जाती। जाहिद वजीर, जब आप क्लास में आएंगे तो एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप का लिंक बनेगा ना। क्लास में आएंगे तो एक्स्ट्रा चेकिंग स्टार्ट होगी ना। नहीं, एक्स्ट्रा चेकिंग के एडिशनल चार्जेस नहीं है। मैं उनको पे करता हूं लेकिन आप लोगों ने नहीं करे। सर कुछ टीचर्स कहते हैं इन टॉपिक्स पर ऐसे लिखना चाहिए, इन पर नहीं लिखना मार्क्स नहीं मिलते, इसके बारे में बता दें। शादेब, जब ये क्लास में हम आएंगे ना तब उसके ऊपर बात करेंगे कौन से टॉपिक्स के ऊपर मार्क्स नहीं मिलते। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 टॉपिक्स के ऊपर लिखा हुआ है और मार्क्स लेते हैं। कौन से टीचर्स हैं जो कहते हैं इस पे मार्क्स नहीं मिलते? जी 2025 वालों के लिए ये लास्ट सेशन है दूर। फिर अब जमाली, ये पूरा 1 मंथ का कोर्स है ये वाला? जी जनवरी ऑल्सो हादिया। मेरा हर महीने एक एसए का और एक प्रेसी का कोर्स जो है वो स्टार्ट होता है। आप मेरे जो जरा वो देख लें, एक्स्ट्रा जो अ, इसके अलावा जो कोर्सेज मेरे उसमें शामिल हैं वो भी देख लें। दिस इज माय वेबसाइट। और यहाँ पे आप कोर्सेज में जाएं। ये वाला कोर्स आज जो शुरू हो रहा है, एक मेरा बेसिक इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है। और वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनके लिए फिर हमने अलहदा से बेसिक इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा। और प्रेसी का कोर्स 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो हर महीने मेरा एसए का और प्रेसी का और बेसिक इंग्लिश राइटिंग के कोर्स स्टार्ट होते हैं। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनके लिए बेसिक इंग्लिश राइटिंग इज अ वेरी यूजफुल। आप वेबसाइट का एड्रेस ले लें, drarifjaveed.com, और डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ से आपको कोर्सेज की डिटेल जो है वो भी मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स। मदीहा, 2026 वालों के लिए नेक्स्ट सेशन ये 4 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है ना, तो नेक्स्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। साजिद अली, फिलहाल बेटा ये टाइम यही है 8 बजे का। इससे इससे ऊपर से पता नहीं कि आपका क्या मुराद है, 7 बजे या 9 बजे। टाइम फिलहाल मेरे पास यही टाइम स्लॉट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं शानजा वो कर रहा हूँ ना, मॉक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। 2025 के लिए मॉक्स शुरू कर रहा हूँ, तो इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, आप मॉक्स दे लें। साजिद अली, फिलहाल यही टाइम रहेगा। हाँ नहीं शानजा, इवेल्युएशन नहीं अब मैं कर रहा, अब मैं मॉक्स दे रहा हूँ। इख्तिशाम रहमान, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा क्योंकि आगे आपने प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स नहीं मैं अभी स्टार्ट कर रहा। एडवांस में फरवरी में जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद शुरू करूँ, क्योंकि उसके लिए भी टाइम फिलहाल जो है वो। एमन नदीम,
प्रेस सी की टाइमिंग 4 से 5 बजे है। नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा, मैं टाइमिंग चेंज करता रहता हूँ ना, ये 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम एसए का कोर्स 4 बजे होगा, और प्रेस ही शायद 6 बजे या 8 बजे। ये हमेशा टाइम हम रोटेट करते रहते हैं। जी, बेसिक में हम सारी ग्रामर पढ़ाते हैं, आपको राइटिंग तक, पैराग्राफ राइटिंग तक लेके जाना है। ऐसे राइटिंग स्पीड कैसे तेज करे, रेहान ब्रोही, प्रैक्टिस से बेटा। साजिद अली नेक्स्ट टाइम शायद 6 बजे का टाइम हो। शोएब जमाली फिलहाल एडवांस इंग्लिश चूंकि मैं स्टार्ट नहीं कर रहा इसलिए उसकी डिटेल नहीं दी। मॉक्स की मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद में मैंने जो है वो स्टार्ट किया है, कैंपस में इस वक्त मॉक स्टार्ट किए हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये ये इस्लामाबाद में जो कैंपस है मेरा G10-2 में, ये वहाँ पे मैं ले रहा हूँ। और ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर में ये करके जनवरी के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन है। वो भी मैं 1-2 दिनों में अनाउंस कर दूंगा। यस मोहम्मद सजाद, ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा कुछ। फिलहाल फिजिकल मॉक्स दिसंबर में, जनवरी के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन मॉक्स दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, ये जरा आप ले लें। ये वाला नंबर। मॉक्स की फी बेटा इस सामने आपके लिखा हुआ था काकड़। जी, मैं फरबाबाद में भी मॉक्स इसके बाद भी होंगे। यह सदर अली हो जाएगा कवर। नूर नूर बेसिक इंग्लिश उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है, जो बेसिक बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस जो लिख सकते हैं इंग्लिश, उनको फिर एडवांस टेक्निक्स जो हैं उनके मेथड्स के लिए है। मोहम्मद सज्जाद, मैं किसी एकेडमी के साथ वाबस्ता नहीं हूँ, मेरा अपना ब्रांड है, कॉस्मोस इंग्लिश स्कूल, मेरी अपनी एकेडमी है। अब्दुल्ला, इसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा आपको, मेरा इंग्लिश का। जी शानजा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं, बेटा आपने बात नहीं मेरी पूरी गौर से सुनी। जनवरी के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन मॉक्स दे रहा हूँ, अभी मैं उसका अनाउंस करता हूँ उसका स्केड्यूल भी। जी अजरा, ये तो मसला है, लोगों का एकेडमी ले लेते हैं, वहां से फायदा कोई नहीं होता। आप ये वाला कोर्स करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फायदा जो है वो ना सिर्फ फायदा बल्कि पास होने की पूरी आपकी तैयारी होगी इंशाल्लाह। अपना रहाफ, टाइमिंग का फर्क है। 21 को मेरा 11 से 2 बजे है। मैंने उनका टाइम, उनका जो था वो देख के किया था, मेरी टाइमिंग का डिफरेंस है। शोएब, ऐसे राइटिंग एक अलग चीज है, क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ ऐसे राइटिंग के लिए नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग और चीज है। यस एहतिशाम, उसकी भी फीस 12,000 है। प्रेसी का नेक्स्ट सेक्शन एमन, ये फिलहाल 26 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट फिर जनवरी थर्ड वीक में स्टार्ट होगा एमरली। यस नूर, हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ईमान जहरा नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया पे मैं अनाउंस करता रहता हूँ, तो वहां से आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ऑनलाइन वेबिनार कब होगा। मरियम बतूल। ओके रहा, 10 AM है, चले ठीक है, देख लेते हैं। अब्दुल्ला, आप मुझे जरा व्हाट्सएप पे इसी पे रब्ता कर लेना, इसी नंबर पे आप मेरे कोऑर्डिनेटर से बात कर लें, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बंद करें, या कोई और कोई क्वेश्चन हैं आपके?